साथियों नमस्कार। ऐसे के जो सीरीज में हम लोग अभी तीसरे वीडियो के ऊपर में बात करते हैं। तीसरा लेक्चर आज है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ऐसे लिखा जाता है उसके जो तीनों कंपोनेंट हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक एक आइडिया ले लेते हैं ऐसे को लेकर के और उसके बाद में फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तीन कंपोनेंट ऐसे लिखने के जो होते हैं या ऐसे के अंदर जो तीन कंपोनेंट होते हैं वो सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास में बॉडी। इंट्रोडक्शन को ही हम लोग भूमिका कहते हैं हिंदी में। ठीक है। और बॉडी जो है ये हो गया हमारा मुख्य भाग। और तीसरा हो गया हमारा कंक्लूजन। इसको कई दफा निष्कर्ष कहते हैं, कई दफा इसी को उपसंहार कहते हैं। तो इसके ऊपर में हम लोग या सारांश भी कह देते हैं। हालांकि सारांश थोड़ा अलग होता है, हम लोग देखेंगे इसको। अब इससे बेहतर लिखने के लिए इन तीनों ही कंपोनेंट में क्या डिमांड है लिखने की, इसको समझने की जरूरत है। और तीनों ही कंपोनेंट की डिमांड को बेहतर तरीके से समझने के लिए यह जरूरी है कि हम समझें कि आखिर इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी क्या होती है और कंक्लूजन क्या होती है। ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो बात शुरू करते हैं आज इंट्रोडक्शन की। ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर सीरीज को अपने फ्रेंड्स जो भी बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि एक फ्री इनिशिएटिव है और सब लोग इसका लाभ उठा सकें। और आप इससे जुड़े रहिए लास्ट तक। ऐसा नहीं कि थोड़ा 2 मिनट देखा फिर स्किप कर गए। शांति के साथ पेन एंड पेपर लेकर के बैठते हुए चीज़ों को आप समझिए, सीखिए। ठीक है। तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, इंट्रोडक्शन या अगर मैं इसको बोलूं भूमिका, इंट्रोडक्शन या भूमिका की जब बात होती है तो आखिर ये इंट्रोडक्शन क्या है। तो आप समझिए इंट्रोडक्शन जो है ना टॉपिक का, किसी भी विषय वस्तु का जो इंट्रोडक्शन हम देते हैं तो उसका ये ओपनिंग आर्ग्यूमेंट है। ओपनिंग आर्ग्यूमेंट मतलब कहने का कि यहीं से आप बात शुरू करते हैं। ठीक है। तो जब हम ओपनिंग आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं तो ओपनिंग आर्ग्यूमेंट का देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। एक अच्छा ओपनिंग आर्ग्यूमेंट या शुरुआती तर्क हमारे जो होने चाहिए वो किसी विषय वस्तु के ऊपर में, तो उसका मुख्य कार्य क्या होना चाहिए। तो उसका मुख्य कार्य ये होना चाहिए, पहली बात कि विषय वस्तु के संदर्भ को स्थापित करें। मतलब टू एस्टैब्लिश द कंटेक्स्ट ऑफ द टॉपिक। तो जो भी टॉपिक दिया गया है उसके कंटेक्स्ट को एस्टैब्लिश करे। तो ये आपका पहला काम होता है ओपनिंग आर्गुमेंट का। दूसरा काम इसका ये होता है, या इंट्रोडक्शन का कह लें, और दूसरा काम इसका ये होता है कि टू ग्रैब या अट्रैक्ट द
attention of the reader। तो विषय वस्तु के ऊपर में या फिर जो भी आप लिख रहे हैं टॉपिक, अपना निबंध जो लिख रहे हैं, उसके ऊपर जो आपका एसे पढ़ने जा रहा है, जो आपका पाठक है, उसका अटेंशन सीक करते हैं आप, है ना, इंटरेस्ट जगाते हैं। तो टू इन्वोक द इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट जगाने का काम होता है यहाँ पे। या फिर जो रीडर है उसका ध्यान आकर्षित करने की आप कोशिश करते हैं। तो ध्यान आकर्षण या रोचकता, है ना, या रोचकता जगाने का काम करते हैं। ये दूसरा उद्देश्य होता है ओपनिंग आर्गुमेंट या इंट्रोडक्शन का, है ना। तो दूसरा काम ये हो गया। और तीसरी बात यहाँ पे आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एसे। इस एसे में आप क्या बताने जा रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो या उसके बारे में एक ब्रीफ फ्रेमवर्क बता देते हैं, है ना, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द एसे। इस एसे या इस निबंध से क्या अपेक्षा रखी जाए। ये तीसरा काम है। मतलब यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप ब्लूप्रिंट ऑफ द एसे यहाँ रख देते हैं। मान लेते हैं कि अगर एसे फार्मर के ऊपर में जो है उसकी की बात कर लेते हैं, तो आप बताएंगे कि भाई इस निबंध में हम लोग किसानों से और खास करके भारतीय किसानों से जुड़ी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक चुनौतियों की बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर हम इन सभी क्षेत्रों में भारतीय किसानों के लिए उभरते हुए अवसरों की भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इन चुनौतियों और अवसरों के मध्य भारतीय कृषि व्यवस्था और किसानों के लिए क्या सबसे उचित राह हो सकती है, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस पूरे एसे के अंदर आप जो बताने जाएंगे आगे के पार्ट्स में, उसके बारे में आपने एक ब्रीफ आइडिया, एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर दिया एग्जामिनर के सामने में। तो तीसरा ये हो गया ब्लूप्रिंट ऑफ द एसे, ठीक है ना। तो ये 3 काम होते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर में आपको करना है। तो विषय वस्तु का संदर्भ स्थापित करने का अगर मैं बात करता हूँ, चलिए इसी की बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे जो तीसरा तो मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। ये पहला पॉइंट जो है इसको और अच्छे से समझते हैं। विषय वस्तु का संदर्भ स्थापित कैसे किया जाए, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। टू एस्टैब्लिश द कंटेक्स्ट ऑफ द एसे, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले इसका मतलब अगर समझने की कोशिश करें आप, तो देखिए कोई भी विषय वस्तु शून्यता में नहीं उपजता है। वैचारिक शून्यता से, या यूं कह लें हम कि आइडियोलॉजिकल वॉइड से कोई भी थीम, टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं उपजता है। देयर हैज टू बी अ सर्टेन बैकड्रॉप इन बिहाइंड या इन द हाइंड साइड ऑफ द गिवन टॉपिक। उसके पीछे कोई ना कोई उसका एक बैकग्राउंड होगा, उसकी एक परिपाटी होगी, वहीं से वह विषय वस्तु आपके सामने में अराइज होता है। तो उस विषय वस्तु से जुड़े उस परिपाटी की थोड़ी सी
चर्चा करने आपके लिए ज़रूरी है, या यूं कह लें सिंपल शब्दों में कि यह विषय क्यों दिया गया है। इसके ऊपर में चर्चा करनी चाहिए। वाई दिस टॉपिक हैज बीन गिवन, सो यू हैव टू एड्रेस द कंटेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ही मैं फार्मर्स वाला जो टॉपिक था कि इंडियन फार्मर्स आर द क्रॉस रोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, तो उसकी अगर हम बात करें तो आप बता सकते हैं कि कंटेक्स्ट ये हो सकता है कि भारत में चुनाव, जब भारत में चुनावों का समय आ गया है, आम चुनाव होने वाले हैं, और इसमें भारत का किसान वर्ग एक बहुत बड़ा राजनैतिक महत्व भी रखता है, और कृषि एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना हुआ है। तो एक एक तरह से कंटेक्स्ट आपने ये इस तरह से आप स्टैब्लिश कर सकते थे। दूसरा कंटेक्स्ट एस्टैब्लिश करने का कोई और तरीका भी हो सकता है, क्योंकि संदर्भ कुछ भी हो सकते हैं। ये हो गया समसामयिक संदर्भ में हमने चीज़ों को देखा। अब दूसरा, हम ऐतिहासिक संदर्भ के हिसाब से भी कुछ चीज़ों को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लेकर के बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी टॉपिक को लिखने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ ऐसे डिस्कस करें कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है कृषि। भारत की संस्कृति या भारत की सांस्कृतिक विरासत भारत के गांवों में है, और भारत के गांव कृषि से जुड़े हैं और कृषि किसानों द्वारा की जाती है। तो ऐसे में भारत का प्रारब्ध जो है उसके निर्माण में भारतीय किसानों का महत्व बहुत बड़ा है। अब ये दूसरा एक कंटेक्स्ट हो गया है ना, कि हमने थोड़ा सा हिस्टोरिको कल्चरल एस्पेक्ट को दिखाते हुए लिखने की कोशिश की। आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं। कोई तीसरा तरीका भी हो सकता है कि भारत के किसानों की स्थिति में बीते दिनों में इतने प्रतिशत का उसके भारतीय किसानों की आय में सुधार देखने को मिला। हालांकि भारत के जो सरकारें हैं उनका प्रयास ये रहा है, भारत की केंद्र सरकार का प्रयास यह रहा है कि भारतीय कृषक वर्गों की आय को जल्दी से जल्दी दुगना किया जाए। तो तीसरा ये कंटेक्स्ट आप दे सकते हैं। तो कुछ भी बताते हुए आप कंटेक्स्ट यहाँ पे बता सकते हैं। तो समसामयिक हो सकता है ये, जिसको कि हम लोग करंट कंटेक्स्ट कहते हैं। तो इट कैन बी अ करंट कंटेक्स्ट। सेकेंडली, इट कैन बी अ cultural context और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ऐतिहासिक संदर्भ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके जरिए भी आप ये टॉपिक क्यों दिया गया है उसकी बात आप कर सकते हैं। सामाजिक कोई कंटेक्स्ट भी हो सकता है, सोशल। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, चाइल्ड वाले केस में अगर मैं बात करूं तो सोशल कंटेक्स्ट आप बता सकते हैं यहाँ पे कि अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत विश्व का सबसे युवा देश है। इसके एक आधी से अधिक आबादी जो है वो अभी 30 साल से नीचे की है, या यूं कह लें कि 20 साल से 18 साल से नीचे की भी आबादी भारत में बहुत बड़ी है। एक बहुत बड़ा तबका जो भारत का है वो अभी 18 साल से कम का है। और ये जो बच्चों और किशोरों की जो भारत की एक बड़ी जनसंख्या है, उनका विकास यदि सही तरीके से नहीं हुआ या उनके सर्वांगीण विकास का बहुत बड़ा महत्व होगा यदि भारत आगे चल करके एक विकसित अर्थव्यवस्था या एक विकसित राष्ट्र और विकसित समाज के रूप में या चहुमुखी प्रगति करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। तो आप बता सकते हैं कि द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया consists of the sizable population of the children and the adolescents, and if India has to take giant leaps and strides in the
directions of a prosperous nation, or in the direction of an all encompassing comprehensive development. So in that process, the contribution or the role of the children and the adolescents has to be that of a pivotal one. एंड यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आर्गुमेंट आप दे करके रोचकता बढ़ाते हुए, संदर्भ को स्थापित करते हुए आगे आप बताने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ये दूसरा बात हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसी को बताने का एक तरीका ये हो सकता है कि संदर्भ ही स्थापित करना था ना, तो कोई बहुत अच्छा सा आर्गुमेंट से हम संदर्भ स्थापित कर सकते हैं, और आर्गुमेंट के अलावा हम कुछ और तरीके से भी संदर्भ स्थापित कर सकते हैं। उसमें एक तरीका होता है एनेक्डोट का। एनेक्डोट का मतलब होता है एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी जो विषय वस्तु जो है, केंद्रीय विषय वस्तु जो है, उसके महत्व को दर्शा दे, है ना, उसके महत्व को दर्शा दे, या यूं कह दे अपने किस्से के माध्यम से आप ये बता दें कि यह विषय बहुत गंभीर है। जैसे उदाहरण के लिए एक बात करते हैं कि बात यह है कि राम एक भारत के एक सुदूर ग्राम के अंदर राम नाम का एक बच्चा रहता है। उसके माता पिता खेतीहर मजदूर हैं। पढ़ने के लिए वह एक सरकारी विद्यालय में जाता है। खाने के लिए उसके पास जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी या उसके माता पिता जोड़ पाते हैं। तो और शिक्षा के अवसरों की कमी होने की वजह से वह एक औसत विद्यार्थी की तरह से ही रहा, और उसके पोषण में भी कमी रही। बाद में कुछ वर्षों के बाद जो राम है वो शारीरिक रूप से भी अक्षम रह जाता है, और शैक्षणिक रूप से भी उसकी योग्यताएं कम रह जाती हैं। तो क्या और ऐसे राम भारत में बहुत हैं। तो क्या इन ऐसे बच्चों, ऐसे राम के भरोसे भारत को छोड़ा जा सकता है, या हमें यहां कुछ करने की जरूरत है? तो इस तरह से आप बात करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है कि आप एनेक्डोट या शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करें। ये शॉर्ट स्टोरी इमेजिनेटिव भी हो सकती है, इमेजिनेशन या काल्पनिक हो सकती है, या ये कोई लोक कहानी के ऊपर में आधारित हो सकती है, या ये कोई पौराणिक कहानी के ऊपर आधारित हो सकती है ना, जो मिथिकल माइथोलॉजी होती है उसके ऊपर में, फोकलोर्स, मैथोलॉजी, योर इमेजिनेशन एंड हिस्टोरिक एज वेल। तो हिस्टोरिकल भी हो सकता है, जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर इस तरह का, या टॉपिक जो वहाँ पे हमने देखा, या वहाँ पे जो देखा, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ यू डोंट थिंक यू कांट, इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। तो अब ये जो टॉपिक है कि, तो इसमें हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन परिचय को थोड़ा सा संक्षिप्त में बता सकते हैं। जैसे बाबा साहब अंबेडकर का जो जन्म हुआ वो एक ऐसे दौर में हुआ जब भारत के अंदर अस्पृश्यता और जो सामाजिक बंधन थे और अवसरों की भारी कमी थी। परंतु बाबा साहब अंबेडकर के अंदर की जो जिजीविषा थी, द इंटेंट और द कमिटमेंट और द डेडिकेशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर टू अचीव हायर accomplishments in his life, so that pushed him through and through his journey, and finally he made it. He became one of the most scholarly person of his era, and his contribution is profound, whether in writing the constitution, whether in drafting the constitution, or be it in the struggle for the social justice of the deprived sections of the society. तो अब इस तरीके से आप बात करते हुए, डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हुए आप बता सकते हैं।
तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, इस तरह का कोई थीम हुआ और आपने हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दे दिया। तो ये एक हो सकता है तरीका इंट्रोडक्शन में अपने विषय वस्तु को स्टैब्लिश करने का। चौथा तरीका एक इन तरीकों के अलावा मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, जैसे आप कर सकते हैं एनेक्डोट्स के अलावा। एनेक्डोट्स तो मैंने आपको बता दिया। एनेक्डोट्स के अलावा एक तरीका हो सकता है कि कोई आप ऐसा ही पोयम अगर आपको ध्यान में है तो आप वो बता दें, या कोई एक अच्छा सा आपके सामने कोट है जो इस टॉपिक के संदर्भ में है, उस कोट को वहां लिखें और उसको थोड़ा सा उसका एलैबोरेशन कर दें, है ना, मतलब उसका मीनिंग को थोड़ा बताते हुए रिलेट करने की कोशिश करें दिए गए थीम से। तो ये काम आप कर सकते हैं। और इन दोनों काम को जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई तो बहुत आसानी से आपने इंट्रोडक्शन, एक बहुत बेहतर इंट्रोडक्शन लिख लिया। तो इंट्रोडक्शन लिखने से पहले बच्चे बहुत डर जाते हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सही लाइंस पे सोचने की जरूरत है। तो कोटेशंस, पोएम्स एंड कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन से भी आप कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों को आपको बताता हूं, पोयम, कोट और सेट ऑफ क्वेश्चन, इन तीनों के ऊपर मैं बताने की कोशिश करता हूं। अब जैसे पोयम है, तो पोयम तो चलिए कोई बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा अगर, बट मुझे एक किसान वाले विषय वस्तु पर एक छोटा सा पोयम दिमाग में आता है। पोयम क्या, वो गीत है, आप सबने सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो अब ये आप बताते हुए फिर उसको किसान से जोड़ते हुए आप दिए गए टॉपिक के ऊपर में बात कर लें कि ये देश, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, डबल कोट में कर दें, एंड फिर आगे आप लिखने की कोशिश करें कि ये देश जो सोना और हीरा उगलता है वो किसके बदौलत उगलता है, भारत के अन्नदाता के बदौलत। भारत के अन्नदाता की स्थिति कैसी है, इस बारे में प्रकाश डालना आज के संदर्भ में और ज्यादा जरूरी हो गया है, जब आधुनिकता एक तरफ और पारंपरिक व्यवस्थाएं दूसरी तरफ, दोनों के बागडोर को एक साथ भारतीय किसान पकड़ करके आगे अपने भविष्य में अपनी स्थिति तलाशने की कोशिश कर रहा है। So at the time when when the reins of modernity on one hand and the traditionality on the other hand are in the hands of farmers whose contribution lead to the prosperity of the nation in general, so in such a situation it becomes an imperative for us to discuss the opportunities and challenges faced by the farmers। तो इस तरह से आप बात करके आगे बढ़ सकते हैं। अब कोटेशंस की बात रही तो जैसे उसमें था ना, इफ यू कैन यू कैन, इफ यू कांट यू कांट, तो उसमें आप लिख सकते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, एंड देन यू रिलेट इट। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो पोयम, कोट्स की बात हो गई, सेट ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए विषय वस्तु के अराउंड आप सोचिए, और उन क्वेश्चंस के जरिए आप इंटरेस्ट भी इन्वोक कर सकते हैं, साथ ही साथ ये भी आप बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक में क्या बताने जा रहे हैं, और साथ ही साथ अपने संदर्भ को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक कौन सा थीम था, हाँ बच्चों वाला, तो बच्चों वाले थीम के ऊपर में हम बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि क्या बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे? क्या जब बच्चे बड़े होंगे तो क्या बच्चों के बचपन में, या व्यक्ति के जो बचपन में उसको संस्कार, आहार, विचार और व्यवहार की जो धाराओं से हम उन बच्चों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, या जो जिस वातावरण में बच्चे पढ़ते हैं, जिस तरह का आहार वो लेते हैं, तो क्या उनका उनके भावी भविष्य में कोई असर पड़ता होगा? और यदि पड़ता है उनके भावी भविष्य में उनके आहार का, पोषण का, उनकी शिक्षा व्यवस्था का, तो ऐसे बच्चे जब भविष्य में वयस्क होंगे तो क्या वैसी जनसंख्या जो जिसकी एक खास तरीके की शिक्षा व्यवस्था हुई हो, शिक्षा और दीक्षा हुई हो, एक खास तरह का आहार जिसने लिया हो, तो क्या इससे उसके देश के भविष्य पे कुछ असर पड़ेगा या पड़ता है?
बातों पे आने वाले इस निबंध में हम बात करने की कोशिश करें। तो देखिए अभी तो जैसे मैंने बिना ज़्यादा कुछ सोचे इसके ऊपर मैं आपसे बात की, बट फिर भी इस तरह से थोड़ा सा अगर आप 1 मिनट सोच लेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से कुछ कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। तो 4-5 क्वेश्चंस फ्रेम करने के बाद आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा वो टॉपिक था इफ़ यू कैन यू कैन, उसके बारे में आप लिखना चाहते क्वेश्चंस फॉर्मेट में, तो आप कह सकते थे कि क्या मुश्किलें इंसान को रोक देती हैं, या वो कौन सी बात है, अगर ऐसा होता तो क्या बाबा साहब अंबेडकर रुक नहीं गए होते। तो आखिर वो कौन सी बात है जो इंसान को उसके गंतव्य तक पहुंचा देती है चुनौतियों परेशानियों के परवाह किए बिना। वो कौन सी ताकत है जो इंसान को उसके गंतव्य तक, असंभव दिखने वाले गंतव्य तक भी पहुंचा देती है। तो इस निबंध में हम इन बातों पर बात करेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट तो हमने बता दिया कैसे रोचक रखना है, कैसे आपको अपने एसे के ऊपर में एक वो क्रिएट करना है, कंटेक्स्ट एस्टैब्लिश करना है। तीसरी बात, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, थर्ड थिंग इज कि आप एसे के अंदर क्या बताने जा रहे हैं उनके बारे में आप बता दीजिए, है ना। एक ब्लूप्रिंट ऑफ योर एसे शुड बी देयर। ब्लूप्रिंट स्टार्ट में ही आप बता देंगे व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एसे। इसी को हम क्या कहते हैं, थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं ना, थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस स्टेटमेंट एक सेपरेट पैराग्राफ में आप लिखिए, थीसिस स्टेटमेंट को एक सेपरेट पैराग्राफ में आप लिखने की कोशिश कीजिए और उसमें आप बताइए कि भाई इस निबंध में हम इन इन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे चाइल्ड वाली बात ही तो आप बताते हैं कि हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से बच्चे देश का भविष्य का निर्माण करते हैं और बच्चों के भविष्य के निर्माण से कैसे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है और वो कौन सी चुनौतियां हैं जो बच्चों के बेहतर विकास के लिए या उनके देखभाल में आ रही हैं, वो कौन सी चुनौतियां हैं और उनका समाधान करने की क्या तरीके हो सकते हैं और इस दिशा में सरकार और समाज द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं या किए जा रहे हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए हम आगे की राह सोचने का भी प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ों का जिक्र करते हुए आपको एक बेहतर ऐसे आप बेहतर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग इंट्रोडक्शन तक ही सीमित रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या हुआ, मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले बार हम लोग जब मिलते हैं तो फिर बॉडी की बात करेंगे, फिर कंक्लूजन की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ऐसे को स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे फ्रेम किया जाता है एंड देन कैसे ऐसे लिखा जाता है, और इन सब के बाद हम लोग अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये हमारा ये जो सीरीज़ है ये पसंद आ रहा होगा। तो मैं ऋतुराज अब आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और फिर यहाँ से आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।